नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत के परचम की, अंतरिक्ष से संबंधित कार्य क्षेत्र में भारत के विकास की। अंतरिक्ष में भारत की विकास यात्रा को गति देने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष और सैटेलाइट कंपनियों के शीर्ष संगठन भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया, सुझाव मांगे और उनके सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने जून 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने और अंतरिक्ष गतिविधियों में भारत के निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाने का फैसला किया था। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुरुआत और इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से क्या होगा फायदा, आज इससे संबंधित मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत के स्पेस मिशन में सोमवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की। ISPA स्पेस और सैटेलाइट कंपनियों का प्रमुख इंडस्ट्री एसोसिएशन है। भारतीय अंतरिक्ष संघ स्पेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई पॉलिसी पर काम करेगा। इसके साथ ही सरकार और उसकी एजेंसियों सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगा। ये नई शुरुआत देश के आत्मनिर्भर विजन को एक नई उड़ान देगी। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। इस अहम मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ एक विजन नहीं है, बल्कि एक सुविचारित, सुनियोजित, एकीकृत आर्थिक रणनीति भी है। एक ऐसी रणनीति जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के कौशल की क्षमताओं को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए। इसरो के रहते हुए नई संस्था बनाने के पीछे का असल मकसद भी जानना जरूरी है। आइए जानते हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन का क्या है उद्देश्य, इसका क्या काम होगा और ये किसके साथ मिलकर काम करेगा। ये स्पेस संबंधी नीतियों के निर्धारण में मदद करेगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी साझा करेगा ताकि नए स्पेस स्टार्टअप्स को मौका मिल सके और भारत को अंतरिक्ष उद्योग की दुनिया में ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया जा सके। इस संघ में सरकारी, गैर सरकारी, रक्षा, संचार, स्टार्टअप समेत कई उद्योग के लोग शामिल होंगे जो किसी भी प्रकार से अंतरिक्ष संबंधी सेवाएं लेते हैं। देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए काम करेगा ताकि लोगों को देश में तेज गति वाला इंटरनेट मिल सके। भारतीय अंतरिक्ष संघ अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी धरती पर निगरानी वाले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की नई टेक्नोलॉजी विकसित करने, लॉन्च करने, निजी और सरकारी संस्थाओं को जोड़ने का भी काम करेगा। इन सैटेलाइट्स के जरिए आपदा प्रबंधन, कृषि, जंगल, मछली उत्पादन और रक्षा क्षेत्र के लिए काफी मदद मिलती है। 21वीं सदी में स्पेस दुनिया को जोड़ने में अहम भूमिका निभाए और इस लिहाज से भारत का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, अंतरिक्ष का क्षेत्र विकास की दृष्टि से और बाजार की दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खासतौर पर इसके विकास के लिए जो भारतीय अंतरिक्ष संघ की आज शुभारंभ किया है, उसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है अंतरिक्ष में विकास की यात्रा की दृष्टि से। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर विलियम सेल्वा मूर्ति जी हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय। डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति जी अध्यक्ष हैं
एमआईटी यूनिवर्सिटी के, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे जो अंतरिक्ष के संदर्भ में सरकार ने फैसला लिया है वो कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे साथ रतन श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। रतन जी, आपका भी स्वागत है, जो एमडी हैं इंडिया बीजीए के। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अंतरिक्ष संबंधी जो नीतियां रही हैं उसको लेकर उनकी खास तौर पे एक पकड़ मानी जाती है। लेकिन शुरुआत हम सलमा मूर्ति जी आपसे करेंगे, क्योंकि इसरो को रहते हुए एक और संस्था की जरूरत क्यों पड़ी? मैं पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को। ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप आज लिया है। इसरो पहले एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर में था, डिफेंस, डीआरडीओ, एटॉमिक एनर्जी, इसरो, ये सब स्ट्रैटेजिक सेक्टर और इसका सिविलियन एप्लीकेशन भी था। अभी आज ये न्यू इनिशिएटिव लिए हैं, ये स्पेस एसोसिएशन बनने के लिए, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिससे द वर्ल्ड मार्केट अभी स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर में जी $360 बिलियन है। ये बहुत बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है। सो इसको हमारा इंडियन कंट्रीब्यूशन अभी सिर्फ 2% है। इसको कैसे 10% बनाएंगे और 5-6 साल में कैसे इसको बढ़ावा देके डिफेंस दी स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देके उस स्थान पे लेके आना है। हमारा स्पेस इंडस्ट्री, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके इस एसोसिएशन के थ्रू से अच्छा पॉलिसी ले आएंगे और इनका इंडस्ट्रीज को क्या क्या ज़रूरत है वो भी उनका ज़रूरत देखेंगे, उस तरह इसको पॉलिसी बनाएंगे। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के जोड़ेंगे और विदेश में कुछ टेक्नोलॉजीज विदेश से आना है। जब सरकार को सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G नेगोशिएशन में काफ़ी बैरियर्स आता है। जब प्राइवेट इंडस्ट्री मांगेगा एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को, उसको मिल जाएगा। इसलिए काफ़ी फ़ायदा है इस एसोसिएशन में। नया एवेन्यूज़ ओपन करेगा, नया रूप मिलेगा इस सेक्टर को, नया बढ़ावा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ और 5-10 साल में हम नंबर 1 पोजीशन में आ जाएंगे स्पेस इंडस्ट्री में। अभी 2%, 10% हो जाएगा और 5-6 साल में। तो इसके लिए ये एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण, रेवोल्यूशनरी स्टेप मैं कहूँगा। जी रतन जी, अगर भारतीय अंतरिक्ष संघ की बात मैं करूं जी, तो इसका स्ट्रक्चर की दृष्टि से और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका काम क्या होगा, किसके साथ मिलकर यह काम करेगा, कौन लोग इसमें हैं? मनोज जी, पहली बात तो जैसे डॉक्टर सलमा मूर्ति ने कहा, मैं प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया जो कई सालों से इसके बारे में बातचीत चल रही थी। और अगर इसके बारे में हम देखें तो इसके बीज बोए गए पिछले साल जून 2020 में, जब प्रधानमंत्री जी ने एक नई पॉलिसी निकाली स्पेस सेक्टर को पूरी तरह से खोलने के लिए। और स्पेस सेक्टर को खोलने के साथ साथ स्पेस सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ISRO की लैब्स हैं, ISRO के लॉन्च पैड्स हैं, ISRO की जो उनके संस्थान हैं और उनके अंदर जो फैसिलिटी हैं वो स्टार्टअप्स को देने के लिए, ओपन एक्सेस सिस्टम्स को देने के लिए, ये सब जो उन्होंने शुरुआत की, ये उसी एक श्रृंखला की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और इस कड़ी में ISPA का जो काम होगा वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, क्योंकि एक देश में संस्था की आवश्यकता है जो सारे स्टेक होल्डर्स को जोड़ सके। जी, तो स्टेक होल्डर्स में देखिए, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो देश का सबसे पुराना और सबसे सुविख्यात ISRO है, क्योंकि ISRO ने बहुत ही कठिन समय में देश में वो टेक्नोलॉजियाँ विकसित की जो हमको कोई देने को तैयार नहीं होता था। और आज उस समय की टेक्नोलॉजी से और आज के समय की टेक्नोलॉजी में हम फ्रूगल इंजीनियरिंग में और स्पेस टेक्नोलॉजी में एंड टू एंड सिस्टम्स के लिए माने जाते हैं, जिन्होंने अपने आप बनाया। बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने स्वयं अपने बलबूते पे ये एक कैपेबिलिटी तैयार की हो। अब वो समय आ गया है कि ISRO शुड टेक द नेक्स्ट लीप, कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन के काम में उनका समय जाना चाहिए। और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, उस टेक्नोलॉजी को वो शेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ। और उसी के लिए सरकार ने ये इस सेक्टर को खोलने की शुरुआत की। एक बात। दूसरी बात ये है
कि इस समय कई इसके अंदर संस्थाएं, NSIL है, एंट्रिक्स है, ISRO है, फिर स्टार्टअप सेक्टर है, फिर प्राइवेट इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर है, जैसे HAL है, BEL है, ये तरह तरह के बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। इनको एक जगह जोड़ना ताकि इनका कंसोलिडेशन ऑफ कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स हो सके, वो बहुत ज़रूरी था। और वो संस्था अभी तक थी नहीं। अभी तक जैसे फिक्की है या CII है, इस तरह की विभिन्न संस्थाएं एक छोटे छोटे अपने डिपार्टमेंट चला रही थी, लेकिन ये एक संस्था है जो सिर्फ यही करेगी और इस काम को करने में इनका जोड़ने का काम है। रतन जी, चूंकि आप पॉलिसीज पे ज्यादा काम करते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर जी अक्सर सवाल उठते हैं। जी अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी जी कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से है वो? क्योंकि इसरो के नेतृत्व में तमाम तरह की उपलब्धियां भारत ने हासिल की। जाहिर तौर पे ये सवाल आता है कि हमें क्यों स्टार्टअप के नज़रिए से, आत्मनिर्भर भारत के नज़रिए से, जो प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी का फैसला सरकार ने लिया है, वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो मनोज जी, सबसे पहले तो बस मैं एक ही बात बताऊंगा। एक पुराने ज़माने में गाना था, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ चलाना। तो एक अकेला ISRO जो हमारे देश की आज महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके लिए बाकी हाथों की ज़रूरत है। वो बाकी हाथ प्राइवेट इंडस्ट्री से आए, पब्लिक सेक्टर से आए, स्टार्टअप से आए, टेक्नोलॉजी से आए, सबकी ज़रूरत है। और इसमें देखिए, भारत को जोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है भारत नेट। अगर डिजिटल इंडिया का सपना साकार करना है प्रधानमंत्री का, तो भारत नेट और भारत के कोने कोने में आपका इंटरनेट पहुंचना, 4G 5G पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा? एक उसका सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है सैटेलाइट के थ्रू। अब वो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग अगर ISRO ही करेगा कमर्शियल सैटेलाइट्स की, तो वो अपना समय किसी और चीज़ से हटा रहा है। तो जो कमर्शियल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकती हैं, स्ट्रैटेजिक नहीं है वो। मैं स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट्स होते हैं, कमर्शियल सैटेलाइट्स होते हैं, आपके नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं। तो जो प्राइवेट यूज़ के हैं, डिश टीवी का है, आपका कम्युनिकेशन का है, ये सब सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग बाहर जा सकती है। इसी प्रकार से PSLV जो रॉकेट है जो लॉन्च करता है इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में, वो PSLV की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से विकसित और मास्टर की जा चुकी है। तो वो उसके अभी भी संसाधन करीब करीब 95% बाहर बन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में बन रहे हैं। अब एक समय आ गया है कि इसरो की देखरेख के अंदर उसको प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जोड़ करके उस रॉकेट को बना सके। ISPA की बहुत अहम भूमिका होगी इसमें। सलवा मूर्ति जी, मैं आपसे भी बात समझना चाहूंगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो अंतरिक्ष क्षेत्र का संस्थान है नासा, वो भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी क्षेत्र है, उसके साथ मिलकर काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत ने यह फैसला लिया है तो उसको लेकर कुछ चीज़ों सवाल उठाए जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? अभी डिफेंस सेक्टर में भी आप देखेंगे तो बहुत प्राइवेट प्लेयर्स आ गया। L&T, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, गॉडरेज, रिलायंस, भारत फोर्ज, काफ़ी लोग आ गए, क्योंकि हमारा नीड्स नेसेसिटी बढ़ गया। और इंडस्ट्री अभी एक्सपोर्ट हम सोच रहे हैं, और $5 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रख लिया, और डिफेंस कॉरिडोर खुल गया। सो डिफेंस सेक्टर में भी परिवर्तन आ गया, इसको रिजल्ट्स अभी हम देख रहे हैं। सो इस स्पेस सेक्टर में उसी आत्मनिर्भर भारत इन स्पेस टेक्नोलॉजी इस एसोसिएशन से देश के लिए मिलेगा, हमारे लिए मिलेगा। और हम इसको लिए चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, ये डबल एज वेपन है। टेक्नोलॉजी से डबल एज वेपन, इसको सिविलियन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, मिलिट्री एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इसलिए वो स्पेस इंडस्ट्रीज़ को हम पॉलिसी बनाएंगे, सरकार ने पॉलिसी बनाएंगे, रेगुलेटरी प्रोसेस बनाएंगे, इसका सर्वेलेंस भी रखेंगे। ये सब चेक्स एंड बैलेंसेस हम हमारा सिस्टम सरकार ने बनाएंगे। इसलिए कोई डरने के लिए बात नहीं है। ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर कैसे इसको प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, इसमें वो भी हमारा सिटीजन्स है। सो इसको ट्रस्ट होना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण। और विदेश में कभी भी देखेंगे, कौन से देश ले लीजिएगा, USA हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, प्राइवेट सेक्टर
स्पेस में भी मैंने है, मैंने डिफेंस में इसीलिए भी है। नासा का जिक्र किया कि नासा खुद निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ कई तरह के सवाल भी खड़े किए जाते हैं। इसीलिए इस बात को मैंने आप दोनों, क्योंकि आप दोनों अंतरिक्ष क्षेत्र के जानकार हैं, आप उस पॉलिसी को समझते हैं, इसलिए मैंने आपसे समझने की कोशिश की। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जी ने, रतन जी, आज कही जी। कि हमारा जो अंतरिक्ष सुधारों के लिए हमारा दृष्टिकोण जो है, जो भारत का दृष्टिकोण है, वो 4 स्तंभों पर आधारित है। वो 4 स्तंभ का जो जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, उससे क्या तात्पर्य है उसका? देखिए, 4 स्तंभ जो प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं वो उन्होंने फॉर्मलाइज किया है कि जिनके जो हमारे स्पेस इंडस्ट्री के लिए आगे चल करके यही एक मापदंड बनेंगे। इनोवेशन है जी। इनोवेशन कैसे होएगा? इनोवेशन स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि इनोवेशन स्टार्टअप तब करते हैं जब स्टार्टअप को लगता है कि कोई ऐसी एक नीड है जो उस नीड को पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स आज की तारीख में एक फॉरेन सोर्स है, इंडियन सोर्स नहीं है, जबकि हमारे पास अपना एक खुद का ऐसा सैटेलाइट है। IRNSS हमारा अपना सैटेलाइट है। तो अगर IRNSS हमारा एक सैटेलाइट है, लेकिन हम उसको अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए देश में, जबकि वो बहुत अच्छा है, तो एक ये ज़रूरत है, ये इनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एक चिप है, वो चिप जाएगी मोबाइल फ़ोन में तभी लगेगा। तो अब इसके अंदर कई मूविंग पीसेस हैं, जैसे बोलना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं, चिप वाले हैं, और उसके बाद उन मैप्स को कैसे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओपन सोर्स एक्सेस है ये, तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एक इनोवेशन का पार्ट हो जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री ने 4 स्तंभ बताए हैं, वो इसलिए बताए हैं क्योंकि ये 4 रास्ते हैं जिनके ऊपर आगे चल करके iSpace को काम करना है और जोड़ना है। जी। अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग की संभावनाएं, सलवा मूर्ति जी, इससे यह माना जा रहा है कि जो अंतरिक्ष का आर्थिक क्षेत्र है, उसकी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और वैश्विक स्तर पे भारत एक बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा इस क्षेत्र में। हालांकि भारत ने तमाम तरह की जो उपलब्धियां हासिल की हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, वो दुनिया ने देखी हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आर्थिक जो पहलू है वो खासा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी सिक्योरिटी में भी, डिफेंस में भी ये स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी हम सर्वेलेंस करते हैं, रिकनेसेंस करते हैं, कॉम्बैट के लिए भी यूज़ करते हैं। इसलिए स्पेस का ये अभी नया स्टेप लिया है, इसको भी बहुत बढ़ावा देगा स्पेस सेक्टर, डिफेंस एप्लीकेशन के लिए भी। और अभी स्पेस टूरिज़्म अभी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अभी टूरिस्ट जाएंगे ऊपर स्पेस में, जाके इसका महसूस करेंगे स्पेस कैसे एनवायरनमेंट होता है। और स्टूडेंट स्टार्टअप्स, बहुत लोग स्टार्टअप्स बनना चाहते हैं स्पेस सेक्टर में, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए अभी मार्केट तो बहुत बड़ा है, डिफेंस सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए है, सिविलियन एप्लीकेशन के लिए है, और लॉट ऑफ स्पिन ऑफ्स इससे आ जाएगा जी। लाइक मटेरियल टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स बनना है, टाइटेनियम और कंपोजिट मटेरियल, ये सब इसी से आएगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेगा। और उसका सिविलियन एप्लीकेशन भी है। देन कंट्रोल, गाइडेंस, नेविगेशन, प्रोपल्शन, ये सब टेक्नोलॉजीज है। इसको काफ़ी स्पिन ऑफ भी एप्लीकेशन है, सिर्फ स्पेस के लिए नहीं है, स्पिन ऑफ एप्लीकेशन भी है। तो इसलिए वो स्पेस इंडस्ट्रीज, और हम इसको पेलोड कुछ भेजना है स्पेस में रिसर्च के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के लिए, ये सब अभी प्राइवेट सेक्टर से ही जाएगा। नहीं तो सिर्फ इसरो करेंगे, उनका कैपेसिटी भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स आ गया। सिर्फ एक एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये नया इनिशिएटिव बहुत रेवोल्यूशनरी ये कहता हूँ, क्योंकि जिससे इस स्पेस इंडस्ट्री, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और स्टार्टअप, हमारा यूथ दे आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नया नया जॉब्स आ जाएगा इस सेक्टर में, स्पेस इंडस्ट्री सेक्टर में। इसलिए मैं सोचता हूँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण स्टेप हमारा। जी बिल्कुल। भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्ट जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। आज का दिन आपके लिए और देश का जो अंतरिक्ष विकास की यात्रा, उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे आपने आज प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुना, और इसके जो आर्थिक पक्ष हैं उसको आप कैसे देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण यह कदम रहने वाला है भारत की अंतरिक्ष की यात्रा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से? आज के दिन में
जी भारत का ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में सिर्फ 2.6% का हिस्सा है। जी पूरी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी तकरीबन 3060 बिलियन डॉलर की है और उसमें से हमारा हिस्सा सिर्फ 2.6% है। मैं सिर्फ क्यों बोल रहा हूं कि हम एक स्पेस शक्ति हैं। 60 साल से इसरो ने स्पेस में, हम उन 6 देशों में हैं जिनके पास में वो क्षमता है कि जो सैटेलाइट उड़ा सकते हैं। उसके बावजूद इकोनॉमिक फ्रंट में हमारी इकोनॉमी में स्पेस इकोनॉमी बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने एक ये बहुत बड़ा कदम लिया है कि जो हमारे पास में साइंटिफिक काबिलियत है, जी जो हमारी प्राइवेट एजेंसी जो इसरो को मदद करती थी अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने की, उनको ये मौका दिया जाए कि वो इसको पूरे देश में यहाँ हमारा एक इकोनॉमिक हब बने। और साथ ही स्पेस एक ऐसा एक क्षेत्र है जो जिसमें सब देश, बहुत से ऐसे देश हैं जिनसे एक भी सैटेलाइट नहीं उड़ाई गई है, पर वो स्पेस सेक्टर के अंडर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर का सेक्टर ये माना जा रहा है कि किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्पेस सेक्टर एक अहम हिस्सा लेगा। और खासकर हमारे देश में जब प्राइवेट इंडस्ट्री के आने से हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। जी भट्ट जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जो मेरे मेहमान गेस्ट स्टूडियो में बैठे हैं उनसे भी मैंने समझने की कोशिश की कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं उनके साथ संवाद भी किया, सुझाव भी मांगे, और भारत अंतरिक्ष की यात्रा में कैसे और उपलब्धि हासिल कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, खासतौर से आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष जो संघ है उसके आप डीजी हैं, महानिदेशक हैं, उस दृष्टि से भी आप कैसे देखते हैं इसको, किसी एक प्रधानमंत्री का सीधे सीधे ऐसे संवाद करना, सुझाव मांगना? एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी दिसंबर 2020 में कुछ इंडस्ट्री और कुछ नए स्टार्टअप्स के साथ वार्तालाप किया था, और आज उन्होंने तकरीबन 1 घंटा निकालकर इन इंडस्ट्री के पुराने एक्सपर्ट्स और नए स्टार्टअप के युवाओं से बात की, क्योंकि वो समझना चाहते थे कि उनको क्या चाहिए, जी उनके हाथ मजबूत करने के लिए क्या चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि सरकार अब इनेबलर होगी, रेगुलेटर नहीं होगी, इनेबलर होगी, एक मददगार होगी जिसकी प्राइवेट इंडस्ट्री इसका फायदा उठाकर स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा पाए। और जैसे आपने बोला रक्षा के विषय में, किसी भी दुनिया में स्पेस के सबसे बड़ा यूजर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे किसी भी देश में हो, वो उनकी सेनाएं हैं, ये उनकी सशक्त सेनाएं हैं। जी और हमारे देश में भी हमारी सेनाएं कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए और नेविगेशन के लिए और एसएसए जो हम बोलते हैं, सैटेलाइट, जी तो क्या कहते हैं, डोमेन अवेयरनेस के लिए, स्पेस डोमेन अवेयरनेस के लिए भी हम जी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर तौर पर जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है वो इतना व्यापक है कि तमाम तरह के इसके साथ पहलू जुड़े हुए हैं, लेकिन खासतौर से आर्थिक अगर पहलू की मैं बात करूं, क्योंकि अगर सैटेलाइट लॉन्च की बात हम करें तो भारत ने तमाम उपलब्धियां इस क्षेत्र में हासिल की हैं। 100 से ज्यादा एक साथ सैटेलाइट भारत ने जिस तरह से छोड़े, उसे भी दुनिया ने देखा है कि एक के बाद एक कैसे उपलब्धियां हासिल इस क्षेत्र में भारत ने की हैं। आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अंतरिक्ष का जो मॉडल है, जो विकास यात्रा है, वो आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है। ऐसा है कि स्पेस के जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं, जी डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स यानी कि जो प्रोडक्ट्स आईओटी इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, हर जगह जो इनके आज प्रयोग हो रहा है, तो स्पेस इकोनॉमी का 60% हिस्सा डाउनस्ट्रीम के उपयोग में, और इन्हीं डाउनस्ट्रीम के उपयोग में अगर हमारे प्राइवेट सेक्टर भी जाएंगे तो निश्चय ही इकोनॉमी को फायदा होगा। जी बिल्कुल। रतन जी, आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम बात निजी क्षेत्र की करते हैं और साथ में सिक्योरिटी का एक पहलू आता है, अक्सर इस बात को खड़ा किया जाता है, हालांकि वो राजनीतिक मुद्दे ज्यादा रहते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि अंतरिक्ष का क्षेत्र है, निजी क्षेत्र की भागीदारी है, उसके साथ एक सुरक्षा का सवाल भी खड़ा किया जाता है। मनोज जी,
स्पेस एंड सैटेलाइट इंडस्ट्री के दो पहलू हैं। जैसे जनरल साहब ने बताया, एक रक्षा का है और रक्षा एक बहुत बड़ा यूज़र है, लेकिन उसके साथ साथ भारत जैसा देश जो इस समय बहुत बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, अगर हमारी 9 से 10% जीडीपी है, ग्रोथ है, तो इस ग्रोथ को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे स्पेस और सैटेलाइट इंडस्ट्री एक इनेबलर बने इस ग्रोथ में। जी। इनेबलर दो तरीके से बन सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से, दूसरा सर्विसेज से। डाउनस्ट्रीम का तो जनरल साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सारे रॉकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करीब करीब 95% हो रही है प्राइवेट सेक्टर में। तो वो जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो अगर हम एक्सपोर्ट करें और उसको एक्सपोर्ट करें दूसरे कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ ये रॉकेट्स जो अपने बनाते हैं और हमसे चीपर, हमसे कंपोनेंट्स पा सकते हैं, सब असेंबलीज पा सकते हैं, तो ये हम देश के उद्योग में विकास करेंगे। दूसरा सर्विसेज का पहलू है। सर्विसेज के पहलू में जो पॉसिबिलिटीज़ है वो एंडलेस हैं, और उन एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को हम तभी पा सकते हैं जब इस कमर्शियल वाले सेक्टर को हम खोलें। तो जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि एक CNS है, तो कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्वेलेंस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट इज इन द डोमेन ऑफ द डिफेंस। मगर यही कम्युनिकेशन नेविगेशन प्राइवेट सेक्टर में आपके जितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं? कम्युनिकेशन नेविगेशन, राइट। तो एक तरफ तो आप बोल सकते हैं भारतीय वायुसेना के जहाज हैं, उनके लिए अलग सैटेलाइट है, उनके यूजर्स अलग हैं, और कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्वेलेंस के लिए जो हमारी प्राइवेट एयरलाइंस चल रही हैं, एयर इंडिया चल रही है, वो जहाज भी उसी पे चल रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, जो वायुसेना का एक है और एक हमारा कमर्शियल एस्पेक्ट है। उसी प्रकार से जो हमारे सैटेलाइट्स बन रहे हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बन रहे हैं, या जो हमारे सैटेलाइट्स बन रहे हैं आज डिजिटल इंडिया के लिए, वो सब प्राइवेट सेक्टर में बन सकते हैं। उसके अंदर कोई स्ट्रैटेजिक इंटेंट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडस्ट्री को ISPA के थ्रू बढ़ावा देते हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए एक नेबलर होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी, विकास के जरिए, विकास की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से। रतन जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सिल्वा मूर्ति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भट्ट जी, हमसे बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।